ये डी ब्लॉक का नेक्स्ट वीडियो है। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको दो बातें डिस्कस की हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हम लोगों ने डिस्कस किया था एटॉमिक रेडियाई। उसको मैंने अलग अलग वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है जिसमें आप उसे ठीक से समझ सकें, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बताया था कि इसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन करने को है, बहुत सारी चीजें अभी एक्सप्लेन नहीं है, तो एक्सेप्शंस हैं, फैक्ट्स हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा जितना मैं समझा सकूंगा, जितना मुझे किताबों से मिला है पढ़ने के बाद वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का कॉज एक ही है। जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का कॉज है वो एक ही है। मैं बेसिक्स में जाऊंगा फिर आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो अब देखिए, ये जो है आप एनसीईआरटी में ऐसा ही ग्राफ बना देखेंगे। मैंने बिल्कुल वैसे इसको बनाने की कोशिश की है और मैं इसे समझाने की कोशिश करने जा रहा हूं। तो अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, देखिए ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अब आप कहेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज ये दो आपने पढ़ी होंगी, हर कंपाउंड के बारे में दिया रहता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आपको क्या करना है, पहली बात ये समझना है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज किस चीज पे डिपेंड करती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज किस चीज पे डिपेंड करती हैं। सपोज दैट एक मॉलिक्यूल हमने ले लिया, सिंपल मॉलिक्यूल, एकदम सिंपल मॉलिक्यूल लेते हैं। जैसे मान लिया हम वाटर ले लिया हमने। अब ये वाटर एक मॉलिक्यूल है जिसको कि मैं ऐसे दिखा सकता हूं, बिल्कुल सिंपल मॉलिक्यूल वाटर, समझाने के लिए ये लोड पे ये इसका मॉलिक्यूल है। अब देखिए, ये एक मॉलिक्यूल और ऐसा ही एक दूसरा मॉलिक्यूल। ये जो मॉलिक्यूल दोनों हैं इसके बीच में कोई इंटरेक्शन जरूर होगा, कोई इंटरेक्शन जरूर होगा जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास रहते हैं। ये मॉलिक्यूल दोनों एक दूसरे के पास रहते हैं, वो कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई इंटरेक्शन होगा जिसकी वजह से अट्रैक्शन होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो जो ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, इस बॉन्ड पर, इस फोर्स पर, इस अट्रैक्शन पर सारी की सारी जो इसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी इसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज किस बात पे डिपेंड करती हैं बेटा, कि मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसको तोड़ना आसान या मुश्किल, यानी इनको दूर करना आसान है या मुश्किल है। अगर मान लीजिए ये वीक होगा तो इनको दूर करना आसान होगा, अगर इन्हें दूर करना आसान होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनते जाइए। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिसमें मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं उनके अरेंजमेंट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब चाहे वो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं मैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करूं, इसकी डेंसिटी की बात करूं या इसके हीट ऑफ फ्यूजन की बात करूं, यानी कहने का मतलब ये वो सारी प्रॉपर्टीज जिसमें इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर कोई असर ना पड़े, इनका जो अरेंजमेंट है एटम्स का वो एज इट इज रहे, वो सारी प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब तो मेरा बेटा, अब मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर डिपेंड करती हैं, यानी इसका मतलब इंटरेक्शन पर डिपेंड करती है मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में। आगे चल के आप ये भी कह सकते हो कोहेसिव फोर्स पर डिपेंड करती हैं, कोहेसिव फोर्स।
अच्छा, अब केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं? इन बॉन्ड्स पर डिपेंड करती हैं। इन बॉन्ड्स को तोड़ना आसान या मुश्किल, यानी जब भी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई मॉलिक्यूल या सब्सटेंस जाएगा तो उसके एटम टूटेंगे। क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज में रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम यानी एटम्स का कोई नया अरेंजमेंट आता है, यानी उस मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। हम लोग थोड़ा दूर निकल गए अपने टॉपिक से, वापस लौट के आते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं मैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर डिपेंड करेगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसको हटाता हूं मैं और अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में बात करता हूं। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में बात क्या करना है वो देखिए। यहां पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हैं? वो मेटल्स हैं, वो मेटल्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है? मेटल्स है। तो यहां पर अगर हम एक मेटल ये ले लें, मेटल का ये एटम हो गया और दूसरा मेटल का ये एटम हो गया, ये दो एटम हो गए। अब इन दोनों एटम के बारे में हम बात करें, इनके इंटरेक्शन के बारे में बात करें अगर, तो हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसकी हेल्प से मिलेगा ये हमें देखना है। अब हमें यह देखना है कि जो इनका इंटरेक्शन है, जो इन मेटल्स का इंटरेक्शन है, इन एटम्स का इंटरेक्शन है, वो किससे मिलेगा? तो वो मिलेगा मेटेलिक बॉन्डिंग से। यानी यहां पर जो इनके बीच में इंटरेक्शन है, मेटल और मेटल के बीच में जो इंटरेक्शन है, अब देखिए अगर आपने अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रखा है तो ये समझ आ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने जो बताया था, तो मैंने इसमें बताया था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, और सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैंने उसमें आपको शो किए हैं। जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन उसमें फिल करना शुरू करेंगे तो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और उसको, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जैसा भी है, एक्सेप्शनल है, उसको आपको वैसा ही याद करना पड़ेगा, और जब उसको फिल करेंगे तो आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। उसकी मैं आगे बात करूंगा। तो पहले हमें चाहिए मेटेलिक बॉन्डिंग। ये मेटेलिक बॉन्डिंग जो होगी मेटल और मेटल के बीच में, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है ये देखिए। पहले मैं आपको ये समझाता हूं मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आएगी। देखिए मान लेते हैं कि ये कोई मेटल का, ये एक मेटल का कोई पीस है, दिस इज द पीस ऑफ अ मेटल, है ना, और ये इसके एटम, ये इसके एटम। बहुत आराम से समझिए, आसान है। ये एटम, ये कुछ इस तरीके से पीस है, पीस ऑफ मेटल। अब ये जो है अगर एब्सोल्यूट जीरो पर है, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या होता है? ये एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर है जिस पर सारे मूवमेंट सस्पेंडेड होते हैं, कोई मूवमेंट नहीं होगा। यानी यहां पर ये जो मेटल का पीस है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा मूव करने के लिए। तो ये एटम है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे इसके अंदर चारों तरफ से एनर्जी मिलती है, चारों तरफ से। और अगर मैं कहूं कि ये, अगर मैं कहूं कि ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर आ गया है, तो इसको काफी एनर्जी मिल जाएगी, इस पीस को काफी एनर्जी मिल जाएगी।
और इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री टू मूव, फ्री टू मूव। तो ये प्लस हो गया। अब ये जो प्लस हो गया, जो एटम है बेटा, यानी इसने इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर दिए और ये फ्री हो गया, इसको क्या कहते हैं, कर्नल। जो बचा हुआ हिस्सा है इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद एटम का, उसको हम कर्नल बोलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुए। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर रहे हैं और इसके चारों तरफ देखिए, ये जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका। अब ये कैटायन इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा, ये कैटायन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा, और ये जो ओवरलैपिंग है, दिस ओवरलैपिंग गिव्स स्ट्रेंथ टू द एटम्स। This gives strength. This overlapping gives bond strength. ये bond strength देती है, ये overlapping। अब ये overlapping कितनी strong होगी यही देखना है, यही देखना है। ये overlapping कितनी strong होगी, ये किस बात पे डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी, जैसे हम डी ब्लॉक के मेटल के बारे में बात करें। मान लीजिए सिंपल सी बात करता हूं मैं, चलिए टाइटेनियम की बात करता हूं। टाइटेनियम, ये टाइटेनियम है, और टाइटेनियम का होता है 3d2 4s2, स्कैंडियम d1, टाइटेनियम d2। अब यहां पर देखिए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलिए जरा मैं इस बात को आपको और अच्छे से समझाता हूं। मान लेते हैं टाइटेनियम की बात मैं करूं तो ये +2 हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा। तो टाइटेनियम जब +2 हो जाएगा तो ये जो +2 है, ये तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए घूमने के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये जो टाइटेनियम बचा, ये टाइटेनियम बचा, इसके जो ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, यानी इसका मतलब मैं यहां पे आपको बताता हूं, इसको मैं हटा रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइटेनियम का एटम हुआ, ये टाइटेनियम का एटम हुआ, सुनिएगा ध्यान से, और ये इसके पास ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ, और इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी के, ये क्या करेंगे, ये दोनों इंटरैक्ट करेंगे, ये वाला इसकी तरफ खींचेगा और ये वाला इसकी तरफ खींचेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा ही इसके चारों तरफ होगा। तो मैं ऐसे इसको बना के दिखाता हूं, जैसे देखिए ये टाइटेनियम है, अब ऐसे ही इसके चारों तरफ ऐसा ऐसा, इसके चारों तरफ तमाम एटम होंगे ना, तो तमाम एटम होंगे। अब जरा सोचिए, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यहां पर, इसकी वजह से क्या होगा, क्लाउड होगा, और ये क्लाउड क्या करेगा, इससे ओवरलैप 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 करेगा। इट क्रिएट्स मेटेलिक बॉन्डिंग, इट क्रिएट्स मेटेलिक बॉन्डिंग। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा दिखाई दे रहा है ओवरलैपिंग, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बताता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो जितने ज्यादा इसके चारों तरफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इसका मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बड़ा बड़ा number of unpaired electrons will be proportional to the metallic bond strength। इसका मतलब
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब ये हुआ कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा एडजेसेंट एटम के साथ इंटरेक्शन होगा, यानी उतना ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उतना उसको दूर करना मुश्किल होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अब देखिए, अब मेरा बेटा अब यहां पर समझाना मैं शुरू करता हूं। देखिए, टाइटेनियम, चाहे मैं स्कैंडियम की बात कर लूं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इसमें जो है मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। अब देखिए, आप ये कह सकते हैं कि चलिए ठीक है, क्रोमियम में ऐसा हो गया। अब मैग्नीज में, मैग्नीज कितना एटॉमिक नंबर है? 25। देखो यहां पर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। मैं लिख देता हूं 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और यहां पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि क्रोमियम का क्या हो जाता है? D5S1, D5S1। एक सेकंड, स्कैंडियम में क्या आता है मैं लिख देता हूं जरा एक बार। स्कैंडियम में देखिए, देखिए बेटा, ये आएगा आपका 3D1 4S2, एक अनपेयर्ड। टाइटेनियम 1 अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड। 3D3 4S2, 3 अनपेयर्ड। क्रोमियम 3D4 4S2, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है तो इसमें 6 हो जाएंगे, क्योंकि 3D5 4S1 हो जाता है, ये स्टेबल है तो 6 यहां पर मैंने लिख दिया है। मैग्नीज, देखिए मैग्नीज में बेटा, मैग्नीज में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3D5 4S2। अब यहां पर क्या है? 5। अब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये सबसे कम होता है। मतलब ये आप समझ लीजिए, यहां पर आप देखेंगे तो मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट नीचे चला जाता है, शार्प डाउन, शार्प डाउन। तो इंपॉर्टेंट हो गया ये इंपॉर्टेंट हो गया। ये पूछा जा सकता है कि मैग्नीज का क्यों सबसे कम हो गया? ये इसलिए हो गया, देखिए मैग्नीज का जो कॉन्फ़िगरेशन है 3D5 4S2, आपको पता है अकॉर्डिंग टू द हुंस रूल, अकॉर्डिंग टू द हुंस रूल D5 इज हाईली स्टेबल। ये जो D5 है ये हाईली स्टेबल। इसका मतलब जो मैग्नीज का एटम है, ये मैग्नीज का जो एटम है, इसके चारों तरफ जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यानी मैं ऐसे दिखा दूं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5, मैंने सिर्फ ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शो किया है, तो मैं इसको दिखा दूं तो ये स्टेबल होने का मतलब क्या है? स्टेबल होने का मतलब है कि ये इसको अपनी तरफ रोक के रखता है। यानी आप ऐसे समझ लो बेटा कि जो और मैग्नीज एटम है, ये मैग्नीज एटम है, ये मैग्नीज एटम जो इसके चारों तरफ हैं, अब इसको देखो, यहां पर क्या है, ये इनके क्लाउड से ओवरलैप करना चाहता है, ये इसको इसकी तरफ खींचता है, यानी क्लाउड से ओवरलैप करना चाहता है। लेकिन यहां पर क्या है बेटा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखना चाहता है, ऐसे घेर लेता है, अपने इलेक्ट्रॉन को घेर लेता है, क्योंकि ये स्टेबल है तो ये अपने को घेर लेता है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं अगर तुम अपने वालों को अपने पास रखोगे तो हम अपने वालों को अपने पास रखेंगे, हम जाओ तुमसे ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। ये क्या कहता है?
जाओ तुम अपने घर खुश रहो, हम तुमसे ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। ये कहता है हम अपने वालों को अपने पास रखेंगे, तो ये लोग भी कहते हैं हम अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेंगे, हम नहीं करने देंगे ओवरलैपिंग। तो क्या हुआ, यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो गया। मैग्नीज के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट्स में ज्यादा होगा। तो मेरा ख्याल ये बात समझ में आई होगी कि मैग्नीज में शार्प डाउन क्यों हुआ मेल्टिंग पॉइंट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ रहा है। यहां पर ये है क्योंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है। यहां पर मैग्नीज के केस में क्या हो रहा है, मैग्नीज के केस में वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रोक के रखता है, तो दूसरे एटम भी अपने पास रोक के रखते हैं क्योंकि वो कहते हैं हमारा स्टेबल है, हम नहीं देंगे, हम नहीं ओवरलैप करेंगे। तो कहते जाओ हम नहीं बोलेंगे, वही वाला चक्कर है, जाओ हम नहीं बोलेंगे या जाओ हम तुमसे ओवरलैप नहीं करेंगे, तो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर हो गया, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। बाकी नॉर्मल, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने लगे कम होने लगे कम होने लगे, और कम होते होते क्या हुआ, जिंक जो होता है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिंक में नहीं तो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो जाता है, तो जिंक सॉफ्ट होता है। जिंक क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये मैंने जो है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और ठीक ऐसा ही बाकी सब में। अब हमें बताना है आपको कि जो मेल्टिंग पॉइंट दिखाई दे रहा है ये बेटा 3D सीरीज है, ये 3D सीरीज, एक सेकेंड, ये 3D सीरीज, ये 4D सीरीज बेटा, और ये 5D, ये 5D। तो देखो 4D का मेल्टिंग पॉइंट जनरली 3D से ज्यादा है और 5D का 4D से ज्यादा है। क्यों ऐसा है, देखो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में एक हम मेटल ये ले लेते हैं, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये जो मेटल है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस मेटल का, यहां पर ये न्यूक्लियस मेटल का, यहां न्यूक्लियस, ये मैंने मान लेते हैं 3D सीरीज का लिया है और ये मैंने लिया है 4D सीरीज का। बहुत ध्यान से समझिए, आप किताब में पढ़ेंगे तो इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा, और थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे तो बैठ जाएगा दिमाग में। देखिए ये 3D सीरीज वाला है, तो 3D सीरीज में क्या है, आउटर मोस्ट शेल कहां है बेटा, आउटर मोस्ट शेल 4s है, और 4D सीरीज में आउटर मोस्ट शेल क्या है, 5s। इसका मतलब यहां न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन जो इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं कि इसके यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और इसके यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। देखिए ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अब यहां पर देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये है, सपोज कर लेते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये, तो देखो क्या हो रहा है, इसमें देखिए न्यूक्लियस के पास है इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहां न्यूक्लियस से इससे दूर है। तो जब इससे दूर होंगे तो इसका कंट्रोल इस पे कम होगा। आप अभी घर में रहते हो ना,
घर में रहते हो, मम्मी पापा के सामने रहते हो, इसका मतलब अगर कुछ भी आप करने जा रहे हो तो मम्मी पापा तुरंत कहेंगे कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन जब आप मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज घर से दूर चले जाओगे तो मम्मी पापा वहां कहने वाले थोड़ी रहेंगे क्या कर रहे हो। वहां तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आके खींच ले जाए तुमको। तो अगर इसने खींचा तो ये इसका खींचेगा। ये कहता है अगर तुम हमारा खींच लोगे तो हम तुम्हारा खींच लेंगे, क्योंकि अगर तुम्हारा मेरी बात समझ रहे हो ना। ये कह रहा है अगर तुम हमारा इलेक्ट्रॉन खींच लोगे तो हम तुम्हारा खींच लेंगे, क्योंकि तुम्हारा भी इलेक्ट्रॉन दूर है तुमसे। इसलिए यहां पर ओवरलैपिंग करना बहुत आसान है। यहां पर मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी, यहां ओवरलैपिंग ज्यादा आसानी से होगी। यहां पर क्या है, इसका अट्रैक्शन ज्यादा है, यहां पर क्या है, इसका अट्रैक्शन ज्यादा है। तो यहां पर ओवरलैपिंग कंपैरेटिवली, जो ओवरलैपिंग होगी वो कंपैरेटिवली कम होगी। तो अगर मैं ये कहूं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी मेटेलिक बॉन्डिंग किसमें ज्यादा होगी, 4D में ज्यादा होगी कि 3D में, 4D में ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन दूर है एक दूसरे से तो आसानी से ओवरलैप करेंगे, तो इनको दूर करना मुश्किल होगा। तो अगर हम पूछें कि मेल्टिंग पॉइंट 5D के एलिमेंट्स, 4D के एलिमेंट्स और 3D के एलिमेंट्स किसमें ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा। दिस इज द ऑर्डर। ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हुआ। तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ के हेल्प से, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की हेल्प से, कि 5D का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 4D से ज्यादा है, 4D का 3D से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है ये पता है, क्यों ज्यादा है, इसमें मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी 3D से, 5D में ज्यादा होगी 4D से। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर है, ये भी न्यूक्लियस से दूर है, तो यहां ओवरलैपिंग आसानी से होगी। और मैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं, लेकिन आगे थ्योरी क्या कहती है, ये पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड में ओवरलैपिंग आसानी से होगी जब दूर होंगे न्यूक्लियस। तो इस केस में मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इसमें कम होगी। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। ये भी मैंने बता दिया आपको मैग्नीज और इसके बारे में। अब आपको इसे ठीक से रिवाइज करना है। मैंने इसके जो कॉस्ट थे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब एक चीज और समझ लीजिए, जिंक, कैडमियम, मरकरी सॉफ्ट मेटल्स, और भाई मरकरी तो इतना सॉफ्ट है, मरकरी तो इतना सॉफ्ट है, अकेला ऐसा है जिसको हम लिक्विड मेटल कहते हैं, लिक्विड मेटल, क्योंकि उसका एक्सेप्शनली मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, लिक्विड मेटल। और इसी के साथ मैं इस वीडियो लेक्चर को फिनिश करता हूं। दैट्स ऑल। नोट्स बनाइए इसके, याद करिए ठीक से। दैट्स ऑल।